अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। कलदम BLA की जानिब से भारतीय पुष्तपनाही में अफगानिस्तान से लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ की जाने वाली दहशतगर्दाना कार्रवाइयों ने सूबे बलूचिस्तान की मखदूस सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया। अहम मनसूबे, सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकियां और मासूम मजदूरों को निशाना बनाने का ये सिलसिला अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां आम शहरी और मुहाफिज दोनों कुर्बानियां दे रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान तारीख का सबसे जामे इंसदाद दहशतगर्दी फ्रेमवर्क था, लेकिन अफसोस के 12 साल गुजरने के बावजूद इस पर कभी मुकम्मल अमल दरामद ना हो सका। आज क्वेटा में नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि सियासी और अस्करी क़यादत का फैसला है कि आखिरी फसादी के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। भारत का बराह रास्त नाम लिए बगैर उनका मजीद कहना था कि मशरकी हमसाया दहशतगर्दों को पैसा फराहम कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि इस फितने में हमारे मशरकी हमसाये का भरपूर हाथ है। हर लिहाज से भरपूर वो पैसा इन दहशतगर्दों को, इनकी तंजीमों को मुहैया कर रहे हैं, असलहा मुहैया कर रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप का ये एक यकसुई के साथ फैसला है कि इंशाअल्लाह हमने मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना है। और ये हमारे जो मुखालिफिन जो है, ये दहशतगर्द और ये जंग इंशाअल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि पाकिस्तान में आखिरी फसादी दहशतगर्द का खात्मा नहीं हो जाता। करवा रहा है हिंदुस्तान, ये करवा रहा है वो कुव्वतें, वो एनिमी कुव्वतें हिंदुस्तान के साथ जिनको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की खुशहाली और स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती। एंड दे आर यूजिंग द टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस इलिजिटिमेट अफगान तालिबान रजीम। अगर तुम हमारे बच्चों पे हाथ डालते हो, तुम हमारी बहादुर पुलिस पे, हमारे जवानों पे, हमारे मासूम शहरियों पे हाथ डालते हो और तुम समझते हो कि हम आगे रैशनैलिटी, प्रोफेशनैलिटी, बातचीत करेंगे। भारत सिर्फ सिफारती और रिवायती महाजों तक महदूद नहीं बल्कि साइबर मैदान में भी हसास इदारों को निशाना बनाकर दाखिली सलामती को कमजोर करने और हसास मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहा है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक अमरीकी साइबर कंपनी सेंटिनल-1 की ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है फरवरी 2024 से अप्रैल 2026 तक जारी रहने वाली सरगर्मियों में बलूचिस्तान पुलिस को खुसूसी तौर पर निशाना बनाया गया, जहां ऐसे सर्वर्स तक रसाई हासिल की गई जो मुजरमाना रिकॉर्ड, बायोमेट्रिक मालूमात और शहरी पुलिस डेटा के इंतजाम के लिए इस्तेमाल होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान पुलिस के डिजिटल निज़ाम में दरअंदाजी करके हसास मालूमात तक रसाई हासिल करने की कोशिश की गई, जिससे सूबे की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद और इंसदाद दहशतगर्दी इकदामात के बारे में मालूमात इकट्ठी की जा सकती थी। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक भारत की पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें किसी से ढकी छुपी नहीं। मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने का क्रेडिट तो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी इज्तिमात में लेते रहे हैं। आज भारत पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों को हजम नहीं कर पा रहा। जैसे जैसे पाकिस्तान की अमन कोशिशों को बैनुल अक़वामी सतह पर वजीराई मिली, वैसे वैसे सूबा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की कबायली पट्टी में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होता चला गया। ये हमारी कमजोरी है कि हम बैनुल अक़वामी तनाज़ात में तो अमन लाने में कामयाब हुए, मगर अंदरूनी सतह पर सियासी और फिक्री इत्तेफाक राय कायम करने में ताहाल नाकाम नजर आ रहे हैं। और नतीजा ये कि दुश्मन हमेशा अंदरूनी इख्तिलाफात का फ़ायदा उठाने लगता है और यूं भारत की कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल जैसे लोगों को ये कहने का मौका मिलता है कि पाकिस्तान की अंदरूनी कमजोरियां बहुत ज़्यादा हैं, हम सूबे बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर देंगे। Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. दहशतगर्दी के नासूर से निमटने के लिए हमें यकजा होने की जरूरत है, लेकिन हमारी सियासी एलीट अवामी मसाइल पर तो नहीं मगर आपसी मफादात पर एक हो जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में मुतनाज़ कानून साजी पर हुकूमत और ऑपोजिशन कैसे इकट्ठे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। हमने 30 अप्रैल को प्रिविलेज एक्ट पास किया था। ये वक्त का बहुत अशद जरूरत था कि हम भी बाकी सूबों के, जिस तरह सुबह सिंध है, सुबह पंजाब है, सुबह बलूचिस्तान है और कौमी असम्बली और सेनेट है, उन्हीं को चेक करके उनका तज्जिया करके हमने अपने प्रिविलेज एक्ट में अमेंडमेंट किए हैं। बिल्कुल, इसमें जो है हमारे पूरे ऑपोजिशन मेंबर्स को इंक्लूडिंग ऑपोजिशन जो लीडर है उनको कंसेंसस के साथ, उनके साथ मुशावरत के बाद जो है ये सब कुछ हुआ है। मेरे ख्याल में हमारे ऑपोजिशन के मेंबर जो है इस बिल को, इस एक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं।
सूबे में बिल्स की हिमायत करने वाली नून लीग वफाक में इन बिल्स की मुखालफत कर रही है। नून लीग के सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने ये तो एतराफ़ किया कि वो और उनकी फैमिली ब्लू पासपोर्ट रखती है, लेकिन उन्होंने पीटीआई के लिए ये मराहत ममनू करार देते हुए मंतक कुछ यूं पेश की कि पीटीआई तो माजी में ऐसी मराहत की मुखालफत करती आई है। ये पुराना है। आपको ब्लू पासपोर्ट मिला हुआ, आपकी फैमिली को मिला हुआ? मिला हुआ बच्चों। ये क्या कहते थे कि तहरीके इंसाफ जो है वो बिल्कुल अवामी बात करती है, इंसाफ की बात करती है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो वो लोग हैं कि हमने तो सड़कों में निकले अवाम के लिए, गरीब अवाम के लिए। अब बैठे ना अपनी लालच के लिए, क्यों बैठे? बिल के मोहरे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब के भाई अहमद करीम कुंडी साहब हैं। यू पीपल्स पार्टी भी इन बिल्स में हुकूमत के साथ शाना बशाना हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि स्पीकर कॉन्फ्रेंस में मशावरत होनी चाहिए कि चारों सूबों के अराकीन असम्बली की तनख्वाहें मराद बराबर हों। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी तमाम जमातों के सरबराहान को मीटिंग के लिए बुलाया है। जो चीज़ें ज़रूरी हुई उनको रखा जाएगा, जो गैर ज़रूरी हुई उनको निकाल दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इसका भी जो चीज़ें हैं वो स्पीकर कॉन्फ्रेंस में डिस्कस होनी चाहिए कि चारों असम्बली के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी तनख्वाहें बराबर होनी चाहिए, मरात बाकी असम्बलियों के सबके बराबर होने चाहिए। इस पे वज़ीर आला ने अभी तमाम पार्लिमानी पार्टीज़ के हेड्स की मीटिंग बुलाई है, तो सीएम साहब और पार्लिमानी लीडरान हैं इसके ऊपर गौर करेंगे और जो चीज़ें मैं समझता हूँ गैर ज़रूरी हैं उसको ख़त्म करेंगे और जो ज़रूरी हैं उसको अडॉप्ट करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार कॉलमिस्ट फ़हाद हुसैन साहब। फ़हाद साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद अली शाह साहब, सीनियर सहाफ़ी कोयटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बलूचिस्तान की ऑन ग्राउंड सिचुएशन से हमें आगाह करेंगे। वॉइस कोयटा के आप एडिटर भी हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और गुफ्तगू का आगाज़ फ़हाद साहब प्लीज़ अलाउ मी, शाह साहब से ही हम स्टार्ट करते हैं। बलूचिस्तान में मौजूद हैं, कोयटा में मौजूद हैं पे दर पे ये जो वाक़यात हो रहे हैं, शाह साहब बताइएगा 4 दिन में 3 बड़े वाक़यात, जिस तरह वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं संगीन वाक़यात हैं, इतनी एक हमें शहादतों की भी एक जो नंबर्स नज़र आते हैं वो बड़े अलार्मिंगली हाई हैं। दहशतगर्दों को तो हम काउंटर कर रहे हैं, लेकिन ये वाक़यात हमें क्या बता रहे हैं? दहशतगर्द अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ तब्दीली आप देख रहे हैं उनकी, और ये सब कुछ क्या इंडिकेट कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया अलीना। जहां तक इन टेरर इंसिडेंट्स की बात है, पहले तो ये बता दूं इट इज नथिंग न्यू इन बलूचिस्तान। हाँ जाहिर है, आप देख लिए अगर मेरे ख्याल में गुज़श्ता 2 दहाइयों से क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके जो है वो बम धमाकों, टारगेट किलिंग और इस तरह के जो किडनैपिंग के इंसिडेंट्स है ये इसकी लपेट में है। अलबत्ता ऐसा था कि पहले ये जो बलोच डोमिनेटेड एरियाज ऑफ बलूचिस्तान थे वहां पर इस तरह के वाकयात बहुत ज्यादा रुनमा हो रहे थे, और फिर साथ ही यहाँ पे क्वेटा की जो माइनॉरिटी जो हजारा कम्युनिटी है वो भी मुतादद बार यहाँ पे टारगेट हो चुकी है, वो भी यहाँ पे धरने दे रहे थे। जो नॉर्दर्न बलूचिस्तान है, पश्तून डोमिनेटेड एरियाज ऑफ द प्रोविंस, यहाँ भी इस तरह की चीजें नहीं थी। माजी में हमने ये देखा कि जो टेररिस्ट है वो मुख्तलिफ अजला में ऑपरेट करते रहे, लेकिन इस तरह उन्होंने स्ट्राइक नहीं किया था। अब जाहिर है ये जो वाकयात है ये योब एक इलाका है, ट्रांजिट पॉइंट है, कबायली इलाकों के साथ है, यहाँ से अलकायदा और तालिबान ये इनकी मोमेंट होती थी, यहाँ पर इस तरह के वाकयात रुनमा होते थे। अब ये बहुत करीब आ चुके हैं। क्वेटा शहर से 20-25 किलोमीटर के फासले पर हानाउड़क एक इलाका है, बहुत ही यानी टूरिस्ट पॉइंट है। मैं कहता हूं कि बलूचिस्तान का नहीं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का बहुत ही फेमस एक टूरिस्ट पॉइंट है। यहाँ पर आए हैं, साथ ही जो ज़ियारत है माउंटेनियस एक वैली है वहां पे आए हैं, तो पे दर पे यकीनन ये वाकयात हुए हैं। राइट शाह साहब, मैं यही बात अब फहद साहब मैं आपकी तरफ लेकर आना चाहूँगी। सिफारती सतह पर तो पाकिस्तान कामयाब रहा, आप उसमें मुसलसल आपने लिखा भी, और आपका जो रिसेंट एक आर्टिकल था हेलो मिनिस्टर्स वेयर आर यू के टाइटल से, जिसमें आपने यही सवाल उठाया था कि द इशू बैक होम गवर्नेंस का है, डिलीवरी का है, एक साइलेंस, हमें एक रेडियो साइलेंस नज़र आती है। अब जो इंटरनल सिक्योरिटी का ये जो थ्रेट है ये इससे, और ये जो प्रॉक्सी वॉर फैक्टर जो है इसने मामले को कितना कॉम्प्लिकेट कर दिया है? बहुत शुक्रिया इल्ना। देखिए मेरे ख्याल में कॉम्प्लिकेट तो बहुत ज्यादा कर दिया है, और ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारा जो डोमेस्टिक फ्रंट है उसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो आपकी गवर्नेंस है और इकोनॉमी है, और दूसरी आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर और टेररिज्म है। अब इन दोनों में अनफॉर्चुनेटली
हमारी कामयाबी वो नहीं है जो होनी चाहिए थी। आज गवर्नेंस की बात तो फिर हम किसी और दिन कर लेंगे, लेकिन जो ये टेररिज्म वाला मामला है, इसके भी अब देखें ना, दो एस्पेक्ट्स हैं। एक है कि इंटरनल आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं, कमजोरियां हैं, फॉल्ट लाइंस हैं जिनको एक्सप्लॉइट करते हैं टेररिस्ट, और दूसरा इसका जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर है जिसका जिक्र आज प्राइम मिनिस्टर ने भी किया, कल DGISPR ने भी किया। दोनों को टैकल करना है। ये बात हमें मान लेनी चाहिए लीना कि हम जो कुछ भी अभी तक अपनी पॉलिसीज को फॉलो कर रहे थे एंटी टेररिज्म ऑपरेशन के हवाले से, वो रिजल्ट तो नहीं दे रही जो देना चाहिए था, वरना ये ना होता जो जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कुछ अब आपको हम सबको रिव्यू करने की जरूरत है कि कहां पे हमारी पॉलिसीज जो है वो फेल हो रही हैं और कहां पे हमें जो है तब्दीलियां लानी है। मैं सिर्फ उसमें दो बिल्कुल ब्रीफ से पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। डोमेस्टिक जो फॉल्ट लाइंस हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो चाहे वो KP में हो, अगर वो फॉल्ट लाइंस कम होने की वजह ज्यादा हो रही हैं तो वी रियली नीड टू रीलुक एट द वे दैट वी आर डूइंग थिंग्स। हमने अपनी लोकल पॉपुलेशन को अपने साथ रखना है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट तो है नहीं, ये तो लॉन्ग टर्म है। दूसरा एक्सटर्नल में अगर हम इंडिया और अफगानिस्तान का बार बार अब नाम लेना शुरू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल क्लियर है कि दोनों ममालिक से टेररिज्म को सपोर्ट मिल रही है। अब सवाल ये है कि हमने क्या करना है। नहीं, लेकिन हमने फाद सिर्फ साहब उसकी आपने मजम्मत करनी है कुछ और? राइट, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन कल DGISPR ने बिल्कुल कैटेगोरिकली खुल के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया का नाम लिया। आज वजीर आजम ने मशरकी हमसाए उनको कह के मुखातिब किया, नाम उन्होंने खुल के नहीं लिया। डिड यू फील दैट? यस, मैंने किया था, लेकिन अगेन मेरे ख्याल में शायद वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए तो ये है कि आपने नाम तो ले लिया, मशरकी हमसाया कह दें या इंडिया कह दें या भारत कह दें, जो भी कहें, पॉइंट इज कि आपने उनके ऊपर उंगली उठा दी। अच्छा किया, क्योंकि जाहिर बात है हो तो रहा है, बट द बिगर क्वेश्चन इज कि व्हाट नेक्स्ट, आपने करना क्या है, बिकॉज हाउ डू यू डील विद इंडिया, राइट, एंड बिकॉज व्हेन द प्राइम मिनिस्टर स्टेट्स, आज उन्होंने खुद अपने खिताब में कहा कि हर लिहाज से जब ये दुश्मन मुल्क भरपूर पैसा दहशतगर्दों को, उनकी तंजीमों को वो मुहैया कर रहे हैं, वो असलाह दे रहे हैं, तो इस स्टेटमेंट में इटसेल्फ बहुत सारे झोल नजर आते हैं, बहुत गैप्स नजर आते हैं। फिर तमाम जो उंगलियां वो हमारी उस स्ट्रैटेजी पे चली जाती है। सो अगेन आपकी वही वाली बात कि गवर्नेंस और डिलीवरी, इससे हट के तो ये मामले को नहीं देखा जा सकता। ये एक डिटैच आइडिया तो नहीं होगा कि काइनेटिक ऑपरेशन या कॉम्बिंग ऑपरेशन, IBOs जो हैं वो जो हमें पैदर पे बताए जा रहे हैं, जो कि कंडक्ट हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो काफी नहीं है। बिल्कुल काफी नहीं है, मैं इत्तेफाक करता हूं आपसे, लेकिन मैं उससे एक स्टेप आगे जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप उनको दोनों को साथ लेकर चलें, लेकिन आपको उन दोनों को जोड़ना भी नहीं है। हम ये भी नहीं कह सकते कि जी जब तक हमारी डोमेस्टिक ग्रीवेंसेस जो है वो एड्रेस नहीं होंगी तो दहशतगर्दी के ऊपर और कोई हम काम नहीं कर सकते। नो, मेरा ये ख्याल है कि आपको काइनेटिक ऑपरेशंस करने हैं, लेकिन जो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि जहां से प्रॉब्लम एमिनेट कर रहा है, देखिए ना, एक नलका अगर खुला हुआ है और वो एक गड्ढे में पानी जा रहा है, आप पानी निकालते हैं लेकिन नलका बंद नहीं होता, तो वो तो कभी मसला हल नहीं होगा। तो मेरा बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान के लिए अब ये एक सेंट्रल क्वेश्चन है कि अगर अफगानिस्तान और इंडिया की तरफ से क्लियरली आपको पता है कि कुछ हो रहा है तो हमने करना क्या है, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। मेरे ख्याल में अब उस पर हमें सीरियसली बात करने की जरूरत है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।